हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगा के एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे। आप लोगों का जो 11th का एग्जाम होने वाला है वो अभी कुछ ही दिनों में एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। ऐसे में आप लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डर है कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, एग्जाम का तैयारी किस तरीके से करें, एग्जाम में किस तरीके से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा नंबर्स लाएं और एग्जाम में किस तरीके से कम मेहनत करके बहुत अच्छे नंबर से पास आउट हैं। तो रुको रुको रुको, मैं हूं ना, सारे सवालों का जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। जैसे हम लोगों ने क्लास 12th वालों के साथ मिल करके बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्स का तैयारी किया और 12th वालों का पूरा एग्जाम जितने शानदार तरीके से गया है, वैसे ही मैं कहता हूं ना 11th क्लास का भी एग्जाम, आप लोगों का भी एग्जाम भी उतने अच्छे तरीके से जाएगा। लेकिन उसके लिए जिस तरह से 12th वालों ने सपोर्ट किया है वैसे ही आप लोगों को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट कुछ नहीं, मैं आप लोगों को जिस तरीके से गाइड करूंगा, जो मैं आप लोगों को पढ़ने बोलूंगा, आप लोगों को उसी तरीके से पढ़ते हुए जाना है। एंड बिलीव मी, अगर आप मेरे रिगार्डिंग चलोगे, मैं जैसे गाइड करूंगा वैसे चलोगे, तो आप लोगों का एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगा। और मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग एग्जाम में 70%, 80%, इवन 90% तक भी ला करके जो है वो पास कर जाओगे। तो एग्जाम में पास करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जेक का जो मॉडल पेपर है, जेक का जो मॉडल पेपर है, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के जेक ने एक एक मॉडल पेपर का सेट डाला है। आपको इन सारे मॉडल पेपर के सेट को करना है। आपको अकाउंटेंसी का करना है, बिजनेस स्टडी का करना है, ईटीपी का करना है, इंग्लिश का करना है, इकोनॉमिक्स का करना है, हिंदी का करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट्स है उन सारे सब्जेक्ट्स का आपका मॉडल पेपर का सेट करना है। ठीक है, सबसे पहला ये करना, मॉडल पेपर करना, मॉडल पेपर के सेट्स को करना, और ये पहला चीज। और दूसरा चीज जो आपको करना है वो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेक प्रीवियस ईयर्स में जिन क्वेश्चंस को पूछा होता है उनको रिपीट करने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। इसके अलावे साथ ही साथ आप क्या करना, पिछले साल जेक के द्वारा जो मॉडल पेपर रिलीज किया गया था, यानी मॉडल पेपर जो 2022 में मॉडल पेपर रिलीज किया गया था, उन मॉडल्स पेपर को आपको करना है। डरने का जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर, इन सब का वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल रखा है। तो आप उसको, ये जो ऊपर आई बटन दिख रहा है, वहां से जाकर के आप उनको गो थ्रू कर सकते हो और आई बटन के थ्रू जा जाके जो है आप उसको एक एक करके देख सकते हो। ठीक है, आया समझ में। तो सर आज हम क्या पढ़ेंगे, तो इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल्ड में बताने वाला हूं आप लोगों का जो अकाउंटेंसी का जो मॉडल पेपर आया है, मॉडल पेपर का जो सेट 1 आया है अकाउंटेंसी का, उसको बताऊंगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे अगर आप एक बार थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप लोगों का 40 ऑन 40 यानी 40 में 40 नंबर जो है आप लोगों का बहुत ही आसानी तरीके से आ जाएगा। और हाँ, मैं चीजों को आपको कभी भी रट्टा नहीं मरवाता हूं, तो अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो तो मैनेज कर लेना, क्योंकि अगर आप मान लो 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो देखोगे और यही 15-20 मिनट आपको एग्जाम में 10-15 नंबर ला के दे दे, तो आप लोगों को इससे ज्यादा और क्या चाहिए जी। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। तो मैं आप लोगों को डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा से समझाऊंगा, सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने अच्छा से समझने हैं, एक एक क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में समझाऊंगा, साथ ही साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना, पसंद आए तो ही लाइक करना, और अगर कोई भी सवाल, डाउट, दिक्कत, परेशानी है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट करके मुझे बताना कि आपका मन में क्या सवाल है, क्या दिक्कत, डाउट, परेशानी है। मैं आपके सारे सवालों का जवाब आपको जरूर दूंगा। ठीक है, तो देखो ये है हम लोगों का आज का पहला क्वेश्चन। बोल रहा है पुष्ट पालन एवं लेखाकर्म की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी। बोला व्हेन द फर्स्ट बुक ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी वाज पब्लिश्ड। देखो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बुक कीपिंग का जो आप लोगों का, हम लोगों का जो डबल एंट्री सिस्टम है, जिसमें हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग करने का जो प्रिंसिपल्स है, वो जो बुक है, वो बुक कीपिंग यानी अकाउंटेंसी का जो बुक है वो पब्लिश हुआ था 1494 को। कहां पब्लिश हुआ था? इटली में। याद रखना कहां पब्लिश हुआ था जी, तो इटली में पब्लिश हुआ था। किसने पब्लिश किया था? लूकस पेसियोली। नाम याद रखना, लूकस पेसियोली। यही कारण है कि लूकस पेसियोली को जो है वो डबल एंट्री सिस्टम का पिता कहा जाता है, यानी बुक कीपिंग का जो है, यानी दोहरा लेखांकन प्रणाली का पिता भी कहा जाता है लूकस पेसियोली को। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। लेखांकन की भाषा है, द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज। अब मेरा बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझना, जो मैं आप लोगों को अभी समझाने का कोशिश करूंगा इसको आप एकदम अच्छा से समझना। देखो मैं आपको बोलता हूं कि ये जो हम लोगों का मनी है, मनी इज ए लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। इस चीज को याद रखना, मनी इज ए लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, और ये जो अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस।
अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इस चीज को याद रखना, यानी मुद्रा जो है वो लेखांकन का भाषा है और जो लेखांकन है वो किसका लैंग्वेज है, बिजनेस का लैंग्वेज है। इसको याद रखोगे, आई होप आप लोग इसको तो आराम से याद रखोगे कि मनी इज ए लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन में ये बोल रहा है द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज, अकाउंटिंग का लैंग्वेज कौन है? तो बच्चा अभी बताए थे कि अकाउंटिंग का लैंग्वेज कौन है, मनी है, तो इसका राइट आंसर होगा मनी। हाँ, अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि बिजनेस का लैंग्वेज क्या है, ठीक है, अगर ये पूछता कि अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ, अकाउंटिंग किसका लैंग्वेज है, तब आप बोलना कि अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस का लैंग्वेज है। ठीक है, यानी मनी जो है अकाउंटिंग के लिए जरूरी है और अकाउंटिंग होगा तभी वो बिजनेस चलेगा। ठीक है, आया मेरी बात समझ में? चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। लेखांकन है, अकाउंटिंग इज, तो याद रखना अकाउंटिंग करना आर्ट और साइंस दोनों होता है, यानी कला और विज्ञान दोनों है। वेरी सिंपल है ये तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, आओ थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत लेखांकन अवधारणा नहीं है? विच ऑफ दिस इज नॉट फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। यहां से इन चारों में से कौन सा जो है वो अकाउंटिंग एजम्पशंस नहीं है? तो पहला है गोइंग कंसर्न। हाँ, ये एक अकाउंटिंग एजम्पशंस है जो आपको ये बोलता है कि बिजनेस जो है वो हमेशा चलते रहना चाहिए। इसके बाद कंसिस्टेंस, बिजनेस जो है वो एक जैसा निरंतर चलते रहना चाहिए, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, सही है। ये जो आपका कन्वर्जन है यानी रूढ़िवादिता है, ये जो है वो किसी तरीके का अवधारणा नहीं है, ये लेखांकन अवधारणा नहीं है, रूढ़िवादिता यानी कंजर्वेशन। तो इसका राइट आंसर होगा कंजर्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। एक व्यवसायी द्वारा लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाया जाता है? विच फॉर्म ऑफ अकाउंट ऑफ एडॉप्टेड बाय ए बिजनेसमैन, यानी एक जो बिजनेसमैन है वो किस तरीके के अकाउंटिंग को एडॉप्ट करता है, उसके लिए कौन सा अकाउंटिंग सबसे अच्छा होता है? तो एक बिजनेस में, चूंकि बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस का पता करना है, बिजनेस में ये पता करना है कि बिजनेस में जो मुद्रा है, यानी बिजनेस में जो है फाइनेंस, मुद्रा का मतलब होता है फाइनेंस, यानी बिजनेस में कहां कहां से पैसा आया और कहां कहां से पैसा गया, तो फाइनेंस के बारे में रिकॉर्ड करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यानी मुद्रा को ही बोला जाता है वित्त, मुद्रा को क्या बोला जाता है? वित्त। तो वित्त के बारे में कौन लेखांकन करता है? तो वित्तीय लेखांकन करता है। ठीक है, तो 5 का आंसर होगा आपका डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, रोजनामाचा यानी जर्नल में कितने खाने होते हैं? हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन ए जर्नल। तो हम सबको पता है जर्नल में जो है वो 5 कॉलम होता है। जैसे इस तरीके से जो हम लोग जर्नल एंट्री का, देखो इस तरीके से जो हम लोग जर्नल एंट्री का कुछ फॉर्मेट बनाते हैं, एकदम ध्यान से समझना। हाँ, तो पहला कॉलम होता है यहाँ डेट का, दूसरा कॉलम पार्टिकुलर का, तीसरा कॉलम लेजर फोलियो का, चौथा कॉलम होता है डेट का डेबिट बैलेंस और पांचवा होता है डेट का क्रेडिट बैलेंस। तो 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 कॉलम। हाँ जी, 8 कॉलम किसका होता है? तो बेसिकली हम सबको पता है 8 कॉलम होता है लेजर का, यानी 8 कॉलम किसका होता है? तो 8 कॉलम होता है आपका खाता बही का। ठीक है, आया समझ में? ये भी याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 नंबर पे बोल रहा है, 7 नंबर पे हो रहा है व्यवसायिक दुकानों के स्वामी द्वारा लिए गए माल को डेबिट होता है। द गुड्स टेकन बाय द प्रोपराइटर फ्रॉम द बिजनेस शॉप्स आर डेबिटेड टू। अगर एक बिजनेस का मालिक है, अगर अपने बिजनेस से कैपिटल या गुड्स विड्रॉ किया है तो किस अकाउंट को डेबिट करेंगे? तो बच्चा ध्यान से समझना। सपोज कर लो ये एक बिजनेस का मालिक है जिसका नाम है ए। ठीक है, अगर ये मान लो ये एक बिजनेस को चलाता है, ए क्या करता है? एक बिजनेस को चलाता है। ठीक है, अब मान लो ए जो बिजनेस को चलाया तो ए पर्सनल यूज के लिए इस बिजनेस से कैश भी निकाल सकता है और पर्सनल यूज के लिए इस बिजनेस से जो है वो गुड्स भी निकाल सकता है। पर्सनल यूज बोलो, सेल्फ यूज बोलो, हाउस होल्ड यूज बोलो, डोमेस्टिक यूज बोलो, प्रोपराइटर यूज बोलो या प्राइवेट यूज बोलो। अगर पर्सनल यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, हाउस होल्ड यूज के लिए, प्रोपराइटर यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए अगर कैश या गुड्स निकाला जाता है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट खोला जाता है। कौन सा अकाउंट? ड्रॉइंग्स अकाउंट, यानी कि आहरण खाता। और ड्रॉइंग्स अकाउंट को जो है वो डेबिट किया जाता है। ड्रॉइंग्स मतलब होता है निकालना। ठीक है, आया समझ में? वेरी सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। रोकड़ खाता है, कैश अकाउंट इज। अच्छा बच्चा, आप सभी लोगों को यह पता है कि हम लोग जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को पढ़ते हैं उसमें हाउ मेनी नेचर्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, एक बिजनेस के कितने नेचर होते हैं? नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, एक बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? नहीं पता तो हम बता रहे हैं, 5 टाइप्स के होता है। एक होता है ट्रांजैक्शन रिलेटेड फ्रॉम कैपिटल, एक बिजनेस का जो भी ट्रांजैक्शन है वो कैपिटल से रिलेटेड होता है। दूसरा लायबिलिटीज से रिलेटेड होता है। तीसरा एसेट्स से रिलेटेड होता है। चौथा
एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से रिलेटेड होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से रिलेटेड होता है। और पांचवा आपका इनकम एंड गेन से रिलेटेड होता है, इनकम एंड गेन से। ठीक है, अब बच्चा मेरा बात ध्यान से समझना, आप एकदम अच्छा से समझाते हैं आप लोगों को कि जो भी हम लोगों का अच्छा से समझना, जो अभी हम समझा रहे हैं आप लोगों को कि ये जो भी आपका एसेस्ट है ये आपका रियल अकाउंट होता है। एसेस्ट क्या होता है? रियल अकाउंट होता है। जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम एंड गेन होता है ये हम लोगों का नॉमिनल अकाउंट होता है। क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। और जो भी कैपिटल और लायबिलिटी होता है ये मेरे लिए एक तरीके का पर्सनल अकाउंट में जो है वो आ जाता है। इतना याद रखना। तो यहां पे बोल रहा है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या बोल रहा था? बोल रहा था कि कैश अकाउंट है, तो हमको पता है कैश एसेस्ट होता है, तो एसेस्ट कौन अकाउंट में होगा? रियल अकाउंट में होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाता। जितना भी एसेस्ट होता है वो रियल अकाउंट में, जितना भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन होता है वो नॉमिनल अकाउंट में, और जो भी कैपिटल और लायबिलिटी होता है वो बेसिकली पर्सनल अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 तलपट है, ट्रायल बैलेंस ईजिए। तो हम सबको पता है कि जब हम लोग जर्नल के बाद लेजर, और जर्नल और लेजर सही बना या नहीं ये पता लगाने के लिए ट्रायल बैलेंस खोलते हैं। और ट्रायल बैलेंस जो है वो एक लिस्ट ऑफ बैलेंस होता है, यानी शेषों की सूची होती है जिसमें हम लोग हर चीज को हम लोग लिस्ट बाय लिस्ट लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे बोल रहा है तलपट है, ट्रायल बैलेंस इज। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है? तो ट्रायल बैलेंस बेसिकली एक तरीके का एक स्टेटमेंट होता है, एक विवरण होता है। इसलिए ट्रायल बैलेंस का डेफिनेशन में ये कहा जाता है कि ट्रायल बैलेंस इज ए वन ऑफ द टाइप ऑफ स्टेटमेंट। तलपट एक तरीके का विवरण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 संपत्ति खाते का शेष सदैव होता है। द बैलेंस ऑफ एसेस्ट अकाउंटिंग इज ऑलवेज। एक अकाउंट्स का जो भी, एक एसेस्ट का जो भी अकाउंट होता है वो एसेस्ट का अकाउंट हमेशा जो होता है वो डेबिट बैलेंस शो करता है। कौन बैलेंस शो करता है? डेबिट बैलेंस शो करता है। क्वेश्चन नंबर 12 ह्रास है यानी डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब है कि आपके पास जो भी एसेस्ट है, जैसे मान लो प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर्स है, तो आपके पास जो भी ये फिक्स एसेट है, प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी, उन सब पे हर साल जो है कुछ कुछ यूज करने के कारण उसका वैल्यू घटता है, यही डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो हर कंपनी क्या करता है ना, डेप्रिसिएशन पे प्रोविजन काटता है, यानी कि प्रावधान कि हर साल जो है मेरा जो है इतना इतना रुपया जो है वो डेप्रिसिएशन कट सकता है। तो डेप्रिसिएशन एक प्रोविजन है। ठीक है, 12 हो गया। 13 नंबर अस्थाई प्रभाग विधि में ह्रास की राशि अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन गोज ऑन। देखो बेसिकली गुडविल, बेसिकली डेप्रिसिएशन काटने का कई सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन आपको दो इंपॉर्टेंट मेथड्स के बारे में याद रखना है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का मेथड्स, बेसिकली आप इतना याद रखना कि दो मेथड्स होता है डेप्रिसिएशन काटने का। एक होता है आपका फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड को एक और नाम से पुकारा जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एसएलएम मेथड। और दूसरा होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को बोला जाता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। क्या बोला जाता है इसको? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब इन दोनों में समझ लो, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड मतलब है कि हर साल सेम डेप्रिसिएशन आएगा। अगर कोई एसेट है जिसपे अगर 5 साल का डेप्रिसिएशन काटे और 1 साल का डेप्रिसिएशन अगर 1000 है तो 5 साल का डेप्रिसिएशन 1-1000 होगा। पहला साल भी 1000, दूसरे साल भी 1000, तीसरा भी साल 1, चौथा भी साल, पांचवा भी। यानी फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन जो है वो सीधा होता है, यानी कि फ्लक्चुएट कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट। और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन जो है वो घटते जाता है। एक साल जो डेप्रिसिएशन आएगा, दूसरे साल उससे कम होगा, तीसरे साल उससे कम होगा, चौथा साल भी कम होगा, लेकिन फिक्स्ड में स्थिर रहता है। तो यही चीज क्वेश्चन नंबर 13 पे बोला कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन क्या होता है? तो डेप्रिसिएशन हमेशा कांस्टेंट यानी कि स्थिर रहता है। 14 नंबर में भूमि का उपयोग जीवन काल होता है। द यूजफुल लाइफ ऑफ लैंड इज। तो एक लैंड जो है वो अनिश्चित काल तक चलते रहेगा, यानी कि अनलिमिटेड रहता है। देखो भाई, लैंड कब तक यूज होगा आपको खुद नहीं पता। ठीक है, अनिश्चित काल तक चलेगा। 15 नंबर में पुष्ट पालन की दोहरा लेखांकन प्रणाली के आविष्कारक कौन है? हु इनोवेटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग? अभी बताए थे द फादर ऑफ बुक कीपिंग इज नोन एज लूकस पेसियोली। लूकस पेसियोली को कहा जाता है। कब आविष्कार किए थे उन्होंने किए थे 1494 को। कहां किया था? तो इटली में। अभी बताए थे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में। चालू व्यवसाय की धारणा के अनुसार व्यवसायिक इकाई अस्तित्व में रहेगी। अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बिजनेस एंटिटी विल बी इन एग्जिस्टेंस। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है ये बोलता है कि बिजनेस जो है वो हमेशा चलते रहना चाहिए, अनिश्चित काल तक चलेगा। अनिश्चित काल तक यानी कि इनडेफिनिट पीरियड तक जो है वो चलता रहेगा, अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। 17 नंबर बैंक खाता है। बैंक
अकाउंट इज, तो हमको पता है बैंक जो है एक पर्सन है, बैंक क्या है, पर्सन है, तो ये एक पर्सनल अकाउंट होगा। बैंक क्या है, पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन, रोजना माचा यानी जर्नल लेखे उस इनके लिए नहीं किया जाता। नो जर्नल एंट्री इज मेड ऑफ, किसके लिए जर्नल एंट्री नहीं बनाते, तो याद रखना ट्रेड डिस्काउंट यानी व्यापारिक बट्टा के लिए या व्यापारिक छूट के लिए जो है वो जर्नल नहीं बनाते, क्योंकि जब कोई एसेट खरीदते या बेचते हैं उस समय अगर ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है तो ट्रेड डिस्काउंट को जो है वो कॉस्ट से माइनस करके दिखा दिया जाता है, ठीक है, इसका अलग से जर्नल नहीं बनाते। 19 नंबर में, जब तलपट का योग नहीं मिलता है तो इस स्थिति में खाता खोला जाता है। व्हेन द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट कंसिलेटेड द अकाउंट ओपन एट इट्स जक्सचर इज, यानी अगर आप ट्रायल बैलेंस बनाए और ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस बराबर नहीं आया तो वो जो बैलेंस जो डिफरेंस आया उसको एक करने के लिए, इक्वल करने के लिए कौन सा अकाउंट खोलते हैं, तो सस्पेंस अकाउंट यानी भूल चूक खाता। सस्पेंस अकाउंट को ही उच्चनत खाता भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना कि अगर ट्रायल बैलेंस का अमाउंट बराबर ना आए तो उसके लिए हम लोग सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं। 20 नंबर पे, सामान्य लाभों से निर्मित संचय है। रिजर्व क्रिएटेड फ्रॉम नॉर्मल प्रॉफिट इज, तो अगर आपको बिजनेस में जो भी नॉर्मल प्रॉफिट होता है उस नॉर्मल प्रॉफिट को अगर आप काट काट के एक अकाउंट में जमा करते जाओगे तो आपके लिए जनरल रिजर्व यानी कि सामान्य संचय कहलाता है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन में, प्राप्त बिल क्या है, बिल रिसेबल अकाउंट इज, तो हम सबको पता है बिल्स रिसेबल क्या होता है, तो बेसिकली बिल्स रिसेबल जो है वो एक करेंट एसेस्ट है। करेंट एसेस्ट यानी एसेस्ट है, एसेस्ट यानी कि रियल अकाउंट, अभी बताए थे एसेस्ट क्या है, रियल अकाउंट, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलो 21 हो गया। 22 नंबर पे आते हैं, बिल स्वीकार्य करने वाले को कहा जाता है, एक्सेप्टेटर ऑफ द बिल इज कॉल्ड। देखो ये बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सपोज कर लो ये एक पर्सन था ए और ये एक पर्सन था बी। सपोज कर लो कि ए जो है वो बी के ऊपर एक बिल लिखा, बी उस बिल को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके वो बिल किसको रिटर्न किया, ए को। तो बताओ बिल लिखा कौन, ए, तो ए कहलाएगा मेरा ड्रोवर और बिल को एक्सेप्ट कौन किया, बी, यानी बी कहलाएगा आपका ड्रॉई, ठीक है। और इसके बाद ड्यू डेट पे इसको जो पेमेंट किया जाएगा वो मेरा कहलाता है पेई, ठीक है, पेई, प्राप्त करता। याद रखना बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होता है, तो यहां ये बोला कि जो बिल एक्सेप्ट करता है वो क्या कहलाता है, तो देखो बिल एक्सेप्ट किया था बी, ए तो बिल लिखा था, बी बिल को एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्ट करने वाला जो होता है वो ड्रॉई कहलाता है, ड्रॉई यानी कि स्वीकार करता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, विनिमय बिल है ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक तरीके का ऑर्डर, एक तरीके का आदेश होता है जहां ये आदेश दिया जाता है कि मैं या मेरे द्वारा आदेशित किसी व्यक्ति को इतना तारीख को इतना रुपया का भुगतान कर देना। 24 में, विनिमय बिल के पक्षकार होते हैं द पार्टीज ऑफ ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर, हम अभी ऊपर बताएं, देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होता है, ड्रोवर, ड्रॉई और पेई, 3 पार्टी होता है, तो ड्रोवर भी होता है, ड्रॉई भी होता है, पेई भी होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, नोटिंग व्यय का भुगतान बिल के धारक को किया जाता है परंतु इसे वसूला जाता है। नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय द होल्डर ऑफ द बिल बट इट इज रिकवर्ड फ्रॉम, देखो एक नोटिंग चार्ज का मतलब है अगर ड्रॉई ड्यू डेट पे बिल का पेमेंट ना करे और उस कंडीशन पे अगर बिल जो है वो डिसऑनर हो जाए तो उस समय जिसके पास बिल होता है उसको कुछ लीगल प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, तो उसके लिए कुछ पैसा खर्चा होता है, लेकिन लास्ट में ये खर्चा जो है ये ड्रॉई से वसूला जाता है क्योंकि वही पेमेंट नहीं किया था जिसकी वजह से ये बिल डिसऑनर हुआ और नोटिंग चार्ज पेड हुआ, यानी नोटिंग चार्ज का लास्ट पेमेंट कौन करता है, ड्रॉई। 26, व्यापार खाता है ट्रेड अकाउंट इजे, तो ट्रेड अकाउंट से हम लोगों को बेसिकली ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस का पता चलता है, ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस, तो कोई भी ऐसा अकाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस को बताए वो मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट यानी नाममात्र खाता कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है सकल लाभ ज्ञात करें यदि विक्रय मूल्य इतना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर आप चाहे बनाना तो हम अभी बना दे रहे, देखो क्या बोल रहा है कि कोई भी गुड्स बेचा है और उस गुड्स का कोस्ट है 1,20,000, यानी सिंपली बोल रहा है कि एक गुड्स जिसका कोस्ट आपका 1,20,000 रुपया इसका कोस्ट है और बोला 20% ऑन सेल्स पे प्रॉफिट लिया, ग्रोस प्रॉफिट 20% किस पे है, सेल्स पे लिया है बोल रहा है, यानी कि सेल्स करेगा गुड्स को, बोला है वो कितने परसेंट में सेल करेगा, तो बोल रहा है कि प्रॉफिट लेकर के, यानी सेल जो किया है उस गुड्स को कितना परसेंट प्रॉफिट लेकर के किया है सेल, 20%। अच्छा बताओ एक गुड्स अगर आप मान लो 100 रुपया में बेचे हो और उस 100 रुपया में 20% प्रॉफिट है तो उस गुड्स का कॉस्ट क्या होगा, तो हम सबको पता है कॉस्ट प्राइस कैसे निकलता है, तो कॉस्ट प्राइस निकलता है सेल्स माइनस प्रॉफिट से, ठीक है।
सेल्स क्या है, चलो सेल्स मान लेते हैं 100 है, तो सेल्स 100 है और माइनस करेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट है 20 यानी 20% यानी 20, तो ये 80। इसका मतलब है कि ये जो आपका 1,20,000 रुपया जो है, ये जो 1,20,000 है, इसका कितना परसेंट काटना है, 20%, और ये कितना के बराबर है, 80 के बराबर है। जब इसको आप काटोगे तो 30,000 रुपया आपका निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 28 पे क्रय किए गए माल पर ढुलाई एवं भाड़ा को दिखाया जाता है। कैरेज एंड फ्राइट ऑन गुड्स परचेज इज सो एन, यानी कैरेज ऑन परचेज जो होता है तो ये बेसिकली आपका ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाता है, और इसी की जगह अगर कैरेज ऑन सेल रहता तो वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता। 29 नंबर में वित्तीय विवरण या अंतिम खाते का उद्देश्य ज्ञात करना है। द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट इज टू एसर्टेन, यानी जो हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं, यानी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, तो ये क्या पता लगाने के लिए बनाते हैं, तो ये बेसिकली हम लोग जानना चाहते हैं कि कंपनी को कितने के नेट प्रॉफिट हुआ है या कंपनी को कितना का नेट लॉस हुआ है, और साथ ही साथ कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी कितना का एसेट, कितना का कैपिटल, कितना का लायबिलिटी कंपनी के पास है। तो यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। लाभ हानि या वित्तीय स्थिति को जानने के लिए, प्रॉफिट जानने के लिए, लॉस जानने के लिए और उसके फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। 30 पे बोल रहा है अंतिम खाता है फाइनल अकाउंट इज, तो हमको पता है फाइनल अकाउंट एक अकाउंट भी होता है और एक स्टेटमेंट भी होता है। ठीक है, अकाउंट में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा और स्टेटमेंट में इसमें बैलेंस शीट आता है। 31 नंबर पे आर्थिक चिट्ठा में पूर्वदत्त किराए को दिखाया जाता है। प्रीपेड रेंट इन शो इन द बैलेंस शीट, तो प्रीपेड रेंट एक एसेट होता है, करंट एसेट। अब करंट एसेट है तो इसको बैलेंस शीट में करंट एसेट में दिखाएंगे। कहां दिखाएंगे, करंट एसेट पे। 32 नंबर पे एक व्यवसाय में इनमें से किसके लाभ हानि खाता नहीं दिखाया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अपीयर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए बिजनेस, एक बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनमें से को नहीं दिखाएंगे, तो ड्राइंग को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ड्राइंग को जो है हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको नहीं दिखाएंगे। 33 नंबर पे तलपट में अदत्त मजदूरी को दिखाया गया है, इसे दिखाते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेज इज शो इन, ट्रायल बैलेंस इज शो इन, तो सिंपल सा बात है, आउटस्टैंडिंग वेजेज जो है बेसिकली हम लोगों के लिए क्या है, तो हम लोगों के लिए करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी है तो ये बैलेंस शीट में जाएगा। करंट लायबिलिटी है तो कहां जाएगा, ये बैलेंस शीट में बेसिकली ये जाएगा। ठीक है, चलो 34 नंबर पे लेखांकन प्रतिवेदन में कौन से गुण होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज शुड बी इन अकाउंटिंग रिपोर्ट, तो एक अकाउंटिंग रिपोर्ट में जो है ये सारा चीज का होना जरूरी है, ये सारा चीज उसमें होना चाहिए। 35 नंबर में टेली है, टेली इज, तो एक टेली क्या है, तो बेसिकली टेली क्या है, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग कंप्यूटर में बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, यानी जो भी जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो बेसिकली हम लोग कॉपी में बनाते हैं, इसी चीज को हम लोग चाहें तो कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर आता है टेली, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू बना सकते हैं। तो कंप्यूटर टेली बेसिकली एक लेखांकन सॉफ्टवेयर यानी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, 36 नंबर पे निम्नलिखित में से कौन लेखांकन सूचना प्रणाली का उद्देश्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब होता है स्टॉक को कंट्रोल करना, उसका मेन काम होता है कि वो स्टॉक को कंट्रोल करे, स्टॉक के बारे में देखे। 37 नंबर में कंप्यूटरीकृत लेखांकन की समस्या है, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, तो इनमें से सभी, ये सभी ही जो है वो कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम का लिमिट होता है। 38 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बाइट में कितने बीट होते हैं। हाउ मेनी बीट कंस्टिट्यूट वन बाइट, वन बाइट में कितने बीट होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8 बाइट होता है। 39 नंबर क्वेश्चन में ऐसे तथ्य जिन्हें अंकित किया जाता है और जिनका एक निश्चित अर्थ होता है कहलाते हैं। द फैक्टर विच कैन बी रिकॉर्डेड एंड हैज इम्प्लिसिट मीनिंग इज कॉल्ड, तो उसको कहा जाता है डेटा। तो बेसिकली डाटा क्या है, एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसका एक डिफिनिट वर्ड भी होता है और जिसका जो एक डिफिनिट वैल्यू भी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन, डाटाबेस प्रबंध प्रणाली है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं DBMS। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर होता है जो अकाउंटिंग करने का काम करता है। ठीक है, आई होप जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को बताएं, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको 40 का 40 क्वेश्चन एक ही बार में समझ में आ गया होगा और दोबारा आपको रट्टा मारने का जो है वो कोई भी जरूरत नहीं पड़ा होगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी है तो बेझिझक वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझसे पूछना, मैं आप लोगों का जवाब जरूर दे दूंगा। ठीक है, और मन लगा करके एग्जाम का तैयारी करना।